हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। ये है उसका टेलीग्राम चैनल का नाम, और स्टडी पॉइंट। ये है मेल आईडी, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। देखिए, आईएएस कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी। कहाँ का? ये संस्कृति आईएएस का है, मुखर्जी नगर का ये मामला है। अभी कल यहाँ बहुत भीषण आग लग गई थी। लोग जो है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रस्सी से लेकर के कूद रहे हैं सब बेचारे बच्चे। ये सब फ्यूचर आईएएस देश को चलाने वाले लोग हैं ये सब। और यहीं पे आग लग गई थी और बहुत भीषण आग लगी थी। सब कई लोग घायल भी हो गए इसमें, कुछ लोग को अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया है। यार देखिए, मुद्दा क्या है कि अब गर्मी इतना ज्यादा है। उसके अलावा कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। देखते हैं कि थोड़ी बहुत अगर तार छिली हुई है, नंगी तार है, स्पार्क है, तो उसको ध्यान नहीं देते हो, सोचते हैं कि अभी करा देंगे। उसके अलावा मान लीजिए आग लग भी गई, तो अब क्या करते हैं कि जो रोड होती है वो इतनी कंजेस्टेड होती है कि लोग वहां से भाग ही नहीं पाते बच के। इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रैफिक होती है, तो वहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, मान लीजिए है अगर ये इशू बना भी, तो जब भी इस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाए जहां पे भी सार्वजनिक लोग इकट्ठा होते हैं, कई सारे लोग, ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई इमरजेंसी एग्जिट देना चाहिए ना। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि वहां पे इमरजेंसी एग्जिट हो। और आप आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, आपके यहाँ इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, मतलब आप देश के फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं। लड़के यहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कोई किसी के घर का इकलौता होता, कोई इकलौते औलाद होती उनकी, और उसी की जान चली जाती है इस आग में, तो क्या होता। ये सारी बहुत बड़ी समस्या, इन सबको देखना चाहिए। और कोई भी अब बिल्डिंग जो बने ना, उनके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो भी इस तरीके के मुद्दे हैं, क्रिटिकल कंडीशन जब बन जाती है, तो वहां पे इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी सुविधा से इस तरीके से की चीजें जो है मैंडेटरी कर देनी चाहिए। इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। ये है समेकित बाल विकास योजना के बारे में। ये चर्चा में क्यों आ गया था? अभी हाल ही में कुछ लोगों ने इस पे कमेंट किया कि इसको और अच्छे तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा अगर सरकार चाहती है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या खत्म हो। क्योंकि जब कोविड-19 आया तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब जो मध्याह्न भोजन मिलता था उनको, वो मिलना बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल मध्याह्न भोजन के लिए जाते थे। ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया था, एसीआर की रिपोर्ट जो आती है प्रथम एनजीओ द्वारा, तो उसमें ये बताया गया था। अब ये देखिए, कोविड-19 जब आया तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, स्कूल ही बंद हो गया। अब उनके अंदर फिर से कुपोषण की समस्या पाई गई। इस तरीके के कई मुद्दा है, तो ये फिर से चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि कई लोगों ने इस पे कमेंट किया कि इसको अच्छे से लेके चलना होगा। देख लेते हैं क्या है समेकित बाल विकास योजना। आई आई सी डी एस, इसका क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसको प्रारंभ कब किया गया था? 1975 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। कितना? तो 0 से 6 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास। मनोवैज्ञानिक है यानी कि मेंटली हेल्थ उसके देखा जाएगा, दिमाग उसका स्वस्थ रहे, मानसिक स्वास्थ्य सही रहे उसका। उसके अलावा फिजिकली भी वो ठीक रहे, शारीरिक रूप से रहे, और सामाजिक विकास भी उसका देखा जा सके। उसके अलावा क्या है? मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, ये उसका उद्देश्य है। बाल विकास को बढ़ावा देना, तो विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बाल विकास है, बच्चों को अच्छे रूप से लेकर के चलने के लिए, उनका विकास ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए कई सारे विभागों को एक साथ लेकर के काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट, किशोर लड़कियां क्या होते हैं? एडोलसेंट गर्ल्स, जो टीनेज होती है ना, वही टीन एज जो होती है, उसी को कहा जाता है किशोर अवस्था। लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक बन सके। अब जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, आईसीडीएस के इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? कि समेकित या समन्वित, यानी इसमें कई सारी योजनाओं को लेकर के चला जाएगा। इसमें एक से अधिक योजनाओं को लेकर के चला गया, इसलिए इसको समेकित कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं कवर की गई उसको भी देख लेते हैं हम। इसमें पहला है आंगनवाड़ी सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे? तो यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। यह योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे थे। और कौन था उसके अलावा? तो गर्भवती महिलाएं, तो उसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाएं। यानी इस योजना में किन किन लोगों को कवर किया गया था? तो 0 से 6 जिनकी उम्र है वर्ष आयु, जो इस वर्ग के जो बच्चे थे इनको। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, यानी गर्भवती महिला होती है। उसके अलावा स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को, इन सबको शामिल किया गया था इसमें। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। कितनी सेवाओं का पैकेज था? तो 6 सेवाओं का पैकेज था, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, यानी स्कूल में जाने से पहले जो नॉर्मली ऐसे ही शिक्षा दी जाती है, जिसका कोई औपचारिकता मात्र नहीं होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाया जाता है उसको लेकर के। जैसे आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी में बच्चों को बुलाया जाता है, वहां पे थोड़ी बहुत चीजें सिखाई जाती है उनको, वहां पे थोड़ी बहुत चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि लिखना, बोलना,
कैसे किससे बिहेव करना, इस तरह की चीज सिखाई जाती है। वही यहाँ पे कहा कि स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। उसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी चला जा रहा है यहाँ पे, एंड टीकाकरण भी इसमें शामिल है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने कभी स्टेटमेंट दे तो आपको लगे कि वैक्सीनेशन इसमें कहाँ शामिल करेंगे। स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरक पोषण में टेक होम राशन। अब टेक होम राशन का क्या मतलब है? आप सबको पता है कि आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चों को राशन दिया जाता है। उसमें दलिया होती है, तेल होता है, इस तरह की चीजें बच्चों को दी जाती है। गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है। जाहिर सी बात है, जिनके यहाँ निर्धन परिवार, इतना कमाई नहीं है जिनके यहाँ, उनके लिए तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए दलिया है ना, ये सिर्फ निर्धन परिवारों के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा आहार माना जाता है। दलिया खा के आप दिन भर काम चला सकते हैं, इससे अच्छी शक्ति मिलती है, ऊर्जा इससे अच्छी मिलती है पढ़ाई करने के लिए। अभी देखिए आपके एक आईएएस हुए हैं रवि कुमार सिन्हा, आप लोग को पता होगा, वो खुद बोलते हैं कि सुबह नाश्ते में दलिया करते थे। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो हम लोग के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये बच्चों में पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, इसमें कौन सी योजना कवर की है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत क्या कहा गया था? तो इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में? तो 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिया जाता था, और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती थी। यानी जो प्रसूति है, इसका क्या मतलब, डिलीवरी करने के बाद 1,000 रुपए दिया जाता था। किस योजना के तहत? तो जननी सुरक्षा योजना के तहत। उसके अलावा 5,000 रुपए 3 किस्तों में दिया जाता है जब औरत प्रेग्नेंट होती थी। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट योजना इसमें कौन सी कवर की गई है? तो है राष्ट्रीय क्रेच। क्रेच क्या होता है? क्रेच एक प्रकार की जगह होती है जहाँ पे बच्चों को पालने पोषने की सुविधा दी जाती है, यानी शिशु गृह जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, वहां पे ये लोग बच्चे की देखभाल करेंगे, इसको कहते हैं क्रेच। क्रेच। अब इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था कि कुछ औरतें ऐसी जो कामकाज ही महिलाएं हैं, खास करके जो निर्धन परिवार से आते हैं उनके लिए, क्योंकि जो भाई जिनके पास पैसा हो तो अपने यहाँ दाई रख लेंगे बच्चे की देखभाल करने के लिए, नौकर रख लेंगे, लेकिन जो निर्धन परिवार की महिलाएं वो क्या करें? जैसे अब मान लीजिए मनरेगा में काम करती है औरतें, तो ये लोग जब काम करने जाएंगे तो कहाँ से मैनेज करेंगे? बच्चे को लेकर के कैसे काम करेंगे? उससे बच्चे के स्वास्थ्य पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए क्रेच की सुविधा की गई थी सरकार की तरफ से। इसके तहत काम काज महिलाओं के बच्चों, कौन से बच्चे? तो 6 माह से लेकर के 6 वर्ष की आयु जिनकी है, ऐसे बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। उसके अलावा शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन, यानी 4 संडे मान लीजिए छूट जाता होगा, लेकिन बाकी के 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें यानी बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पूरा पोषण दिया जाता है, यानी खाने से जुड़ी चीजें। उसके अलावा प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, और सोने की सुविधा भी दी जाती है बच्चों को। तो लगभग पूरी चीजों को कवर करके चल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सी योजना को कवर किया गया इसके अंतर्गत? तो किशोरियों की योजना। इस योजना में क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण देना, यानी जो 11 से 14 साल के बीच की लड़कियां हैं उनको स्कूल में तो मध्याह्न भोजन दिया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी इनका पोषण ठीक तरीके से हो सके, इसका प्रावधान किया गया था। इसमें जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल को प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में पोषक और गैर पोषक तत्व शामिल है, जो इस प्रकार है, यानी किस कौन कौन सी चीजें इसके तहत दी जाती थी? तो लौह तत्व, फोलिक एसिड, पूरकता, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशोरियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचनाएं मार्गदर्शन प्रदान करना। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजों को लेकर के लोग चल रहे हैं। किशोरियों के मामले में 11 से 14 वर्ष जिनकी आयु, उनको जागरूक भी करना है, उनके पोषण का भी ध्यान रखना है, उनको पढ़ाना भी है, चाहे वो औपचारिक रूप से चाहे अनौपचारिक रूप से, किसी भी तरीके से उनको शिक्षित करना है, कम से कम अपना नाम लिखना पढ़ना जान जाए। इस तरह की चीजें उनको लेकर के चलना है इस योजना के तहत। नेक्स्ट कौन सी योजना इसके अंतर्गत कवर की गई थी? तो बाल संरक्षण योजना। इसका क्या उद्देश्य था? कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है इसका सुधार, इसका उद्देश्य। साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्रवाई को रोकना। देखिए कई बार होता ही है कि अनचाहे बच्चे होते तो उनको फेंक दिया जाता है। कभी आप देखेंगे कोई ऐसी वीडियो इमेज जहाँ बच्चों को कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया, किसी मंदिर के चौखट पे छोड़ दिया गया, या कहीं और इस तरीके से छोड़ दिया गया। तो वैसे चीज यहाँ पे कही जा रही है कि परित्याग उनका ना करें और फिर बच्चों को लेकर के ठीक तरीके से चले, यानी बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे उनका पोषण किया जाए, उनका शोषण ना किया जाए, उनसे जुड़ी समस्याओं को सॉल्व किया जाए, ये सारी चीजें लेकर के यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट कौन सी योजना को कवर किया गया इसके अंतर्गत? तो ये पोषण अभियान। इसका क्या उद्देश्य था? तो छोटे बच्चों में कुपोषण या अल्प पोषण, एनीमिया को कम करके किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? तो ये हुआ कुपोषण,
यानी जिसको ठीक तरीके से पोषण प्राप्त ना हुआ, अल्प पोषण यानी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ हो। उसके अलावा एनीमिया की कमी, एनीमिया क्या होती है, तो जो खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। उसके अलावा किशोर लड़कियों, टीनेजर्स जो हो गई, उसके अलावा गर्भवती महिलाओं को और कौन स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, इन सब पे ध्यान केंद्रित करके लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे कुपोषण को रोकना ये मेन मुद्दा है इस स्कीम का। नेक्स्ट आर्टिकल है अमेरिका और इंडिया के रिलेशन के बारे में। ये चर्चा में क्यों आ गया, तभी अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, रक्षा सचिव जो थे, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो इसीलिए चर्चा में आ गया फिर से। देखिए इसके पहले हम लोग रसिया और इंडिया के रिलेशन जो था वो बहुत अच्छे लेवल पे था। फिर अभी जब से वर्तमान सरकार आई है, वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है, तो ये अमेरिका के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, रसिया के ऊपर थोड़ा कम। ऐसा नहीं है कि हम रसिया को छोड़ दे रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे तेल हम लोग वहां से आयात किए हैं, भले से अमेरिका उसके ऊपर चिल्ला रहा था, फिर भी हम लोगों ने आयात किए। लेकिन वर्तमान में जो है रक्षा क्षेत्र को लेकर के हम लोग अमेरिका के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो यही चीजें, यही सारे मुद्दे इस पर डिस्कस किए गए हैं इस वाले आर्टिकल में। देखते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको स्टैटिक पोर्शन से ही पूछेगा। करंट अफेयर्स के एक दो दे देगा, एक दो स्टेटमेंट, उसके अलावा उसमें स्टैटिक पोर्शन जरूर मिक्स करेगा। तो कभी भी करंट अफेयर आप पढ़िए, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन को जरूर कवर करिए, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं जो करंट में हो लेकिन उसके स्टैटिक पोर्शन आप कवर किए हो। आप जब स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। आइए देखते हैं इन दोनों देशों के रिलेशन के बारे में। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध चर्चा में क्यों आ गया, तो ये मैंने बताया कि अभी हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। परिचय इसका देखते हैं क्या है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहित साझा मूल्यों पर आधारित है। अब देखिए अमेरिका में भी लोकतंत्र है, पर वहां पे क्या है, तो वहां पे है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व है वहां पे। यहाँ पे राष्ट्रपति कार्यकारी और नाम के लिए दोनों ही प्रमुख राष्ट्रपति है, जबकि हमारे यहाँ क्या इंडिया में यहाँ पे है नाम के लिए कौन प्रमुख है, राष्ट्रपति है, और कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है। लेकिन है तो दोनों जगह लोकतंत्र ही, जनता ही चुनती है दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित है। इनके आर्थिक संबंध कैसे हैं दोनों देशों के, तो ये देखिए 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अमेरिका और भारत की द्विपक्षीय व्यापार है, इसमें हम लोग यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में है, व्यापार अधिशेष में। अब इसका क्या मतलब होता है व्यापार अधिशेष, इसका मतलब होता है कि जब आपका निर्यात आपके आयात से अधिक हो, निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, तब हम व्यापार अधिशेष में होता है, यानी हमें शुद्ध लाभ होता है। तो हम अमेरिका के साथ लाभ में है, और 2022-23 में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में कितना 7.6% बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हो रही है, कितना है, तो 7.65% वृद्धि। ये सारे डाटा जो है आप अपने आंसर राइटिंग में कंक्लूड करेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप एग्जामिनर के ऊपर, और अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि वर्ष 2021-22 में कितना था 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यहाँ पे कितना हो गया 128.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यहाँ पे बिलियन नहीं लिखा, सॉरी, मैं इसको सही कर दूंगा पीडीएफ में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2022-23 में अमेरिका के साथ निर्यात कितना था 2.81% बढ़कर 78.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी 2022-23 में हमारा निर्यात कितना बढ़ा है, तो 2.81% बढ़ा है, और कितना पहुंच गया टोटल, तो 78.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। जबकि कितना था 2021-22 में, तो यह 76.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, तथा आयात लगभग 16% बढ़कर 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अब देखिए आयात 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि निर्यात कितना हमारा, तो 78 है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग का फायदा हो रहा है, यानी हम ट्रेड सरप्लस में, व्यापार अधिशेष में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा रिश्ता दोनों का, तो वैश्विक महामारी कौन सी थी, कोविड-19। इसके दौरान क्या हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने भारत को कितना दिया था, तो $60 लाख का सहायता पैकेज दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये यार नाम थोड़ा सा टफ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ दवाओं की खेप प्रदान की थी भारत ने कोविड-19 के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सॉरी मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कौन कौन से, तो यूएसए और इंडिया के बीच समझौते किए थे। अब देखिए यहाँ पे पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर राइटिंग में ऐसे पॉइंट वाइज बना करके, कि अब देखिए ऐसे पॉइंट वाइज बनाकर लिखेंगे कि अमेरिका और भारत के मध्य मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समझौता हुआ था। बस इतना इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं आंसर राइटिंग में, ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही नशीली पदार्थों या दवाएं पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के काउंटर नार्कोटिक्स वर्किंग ग्रुप, ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है।
के माध्यम से सहयोग किया गया भारत और अमेरिका के बीच। किसके लिए? तो जो नशीली दवाएं होती है, नशीले पदार्थ होते हैं, उसको रोकने के लिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि इसका कारोबार बहुत बड़े लेवल पर होता है, उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त पाए जाते हैं और ये अवैध है, ये गैर कानूनी है, तो इसको रोकना जरूरी है। क्योंकि इसकी वजह से देश की जो युवा जनता है, युवा वर्ग है, वो समाप्त हो जा रहा है यार। वो नशे की लत में पड़ करके अपना भविष्य खराब कर ले रहा है, और फिर युवाओं का भविष्य खराब होने का क्या मतलब है कि हमारा देश गर्त में चला जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। अवैध है, फिर इससे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फिर आतंकवाद बढ़ता है। इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। अब देखिए आंसर राइटिंग में इसी तरीके से आपको जोड़ना है। आप बताएं कि नशीले पदार्थों का होता है अवैध व्यापार, उससे पैसा मिलता है, उसका क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, आतंकवाद बढ़ता है। इस तरीके से आप कनेक्ट करते जाएंगे, आपका आंसर राइटिंग अच्छा अपने आप अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा का क्षेत्र। इसमें दोनों देश के बीच क्या संबंध रहे देखते हैं। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान क्या होता, तो लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी थी। उसके अलावा हालिया समझौते के अनुसार भारत अमेरिका से 24 MH-60, ये क्वांटिटी है कितना, तो 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये क्या है, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का आयात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का आयात किया जाएगा, यानी कि ड्रोन भी मंगाया जाएगा, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मंगाए जाएंगे वहां से। अन्य सुरक्षा मुद्दों में दोनों देशों ने मानव तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के साथ मिलकर निपटने पर सहमति जाहिर की है। अब देखिए इतने समय जो है साइबर अपराध ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। चाइना में मोबाइल इतना सस्ता कर दिया कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। फिर वो क्या रहा है, फिर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पे जा रहे हैं। फिर इस तरीके का होता है कि यहाँ पे इनके साथ फ्रॉड होता है, या इनको कोई टीज करता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी हैक कर लिया जाता है, डेटा ही पूरा हैक हो जाता है, जैसे अभी कोविन के मामले में हो गया था। और यहाँ पे एक टर्म आती है डिजिटल रेप की टर्म। अब सोच के देखिए डिजिटल रेप क्या है। अब यहाँ पे डिजिटल रेप है कि जब आप डिजिटली किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करते हैं, कि आपकी वीडियो बना करके ऐसे उल्टा सीधा बना करके भेज देंगे, न्यूड फोटो शूट करके डाल देंगे। इस तरीके से जब आप किसी को तंग करते हैं तो डिजिटल रेप की कैटेगरी में आता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के चलना जरूरी है। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा है, तो है ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग। इसमें पहला पॉइंट क्या, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब ये भारत की सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी कंपनी। और अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड, कौन, एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस आयात पर सहमति बनी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। अब ये संस्था है कौन सी, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वित्त उपलब्ध कराती है। तो ये भारत को भी वित्त उपलब्ध कराएगी ताकि भारत अपने आप ही नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के अच्छे से चल सके। कितना, तो 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को योजना को जल्दी अंतिम रूप देने पर सहमति जारी की है। कहाँ पे कौन कौन करेगा, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा कौन रहेगा, यूएसए का है तो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। ये दोनों लोग क्या करेंगे, 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेंगे भारत में, क्योंकि इसको भी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौते किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया पहल है, ये कब शुरू की गई थी, तो 2014 में शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। किस लिए शुरू की गई थी, तो इसका उद्देश्य ये था कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी इसमें जो स्वदेशी रूप से विकसित चीजें होती हैं उसको बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम को 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या किया जाएगा, तो अमेरिका के साथ तकनीकी समझौता किया गया, यानी अमेरिका तकनीक हमको उपलब्ध कराएगा इस चीज से जुड़ी, ताकि हम स्वदेशी लेवल पर अपने सामान विकसित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्या, हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका ने आसियान को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समावेश और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया। अब देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, यहाँ पे चाइना अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, यहाँ पे चाइना हर तरफ से इसको घेर रहा है, यहाँ पे अपनी सुरक्षा सैनिकों को बढ़ा रहा है, तो इसी को लेकर के इंडिया और इसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक क्वाड हो गया, क्वाड समूह, उसमें कौन कौन है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों लोग यहाँ पे हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके और ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र इसको स्वतंत्र रूप से लेकर के चला जा सके, यहाँ पे किसी की प्रभुता ना हो। ये महत्व क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे वैश्विक व्यापार होता है बड़े लेवल पर, उसके अलावा यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है। दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्थक आचार संहिता के निर्माण पर बल दिया। अब ये दक्षिणी चीन सागर जो है, यहाँ पे चीन कहता है
क्योंकि इसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे ये जापान, साउथ कोरिया, इन सारे लोगों का अधिकार मानता ही नहीं। तो इस तरीके से तो हिंद सागर जो हमारा हो गया पूरा का पूरा, फिर हम भी किसी का अधिकार ना माने, ये बदतमीजी काट रहा है चाइना। तो यहीं पे चाइना ये मानता ही नहीं कि जापान और साउथ कोरिया का यहाँ पे कोई अधिकार है। तो उसी के लिए ये दोनों देश इंडिया और यूएसए कह रहे हैं कि इसके लिए एक वैश्विक रूल होना चाहिए और सबको मानना चाहिए इसको। इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रभावी विकास को बढ़ावा की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों के सहयोग के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये है यूएसएआईडी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और विकास भागीदारी प्रशासन के बीच नई साझेदारी की पहल का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत जापान अमेरिका त्रिपक्षीय सम्मेलन, रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता, और भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, ये क्वाड, ये जो अभी मैंने बताया था क्वाड, ये 4 देश हैं। इसमें कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? भारत, जापान, अमेरिका, ये त्रिपक्षीय संबंध है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उसके अलावा 2+2 वार्ता को लेकर के चल रहा है भारत इस क्षेत्र में, आदि के माध्यम से सहयोग और परामर्श को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आएगा, आप ऐसे लिख देंगे 2+2 वार्ता। उसके अलावा ऐसे लिख देंगे कि क्वाड समूह में शामिल, यहाँ पे क्वाड को आप बना देंगे इस तरीके से संरचना की, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरीके से आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। आपको मेंस आंसर राइटिंग में ज्यादातर पॉइंट वाइज लिखना है, उसमें इतना ज्यादा पोथा नहीं लिखना है। ये पोथा इसलिए लिखा गया ताकि आपको समझाया जा सके। तो आपको आंसर राइटिंग में पॉइंट वाइज लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये नहीं पूरा इस तरीके से लिखना है छापने बैठे इसको। ये छापने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉइंट वाइज ऐसे बना करके लिखना है कि इन क्षेत्रों में, जैसे क्वाड हो गया, आप क्वाड के बारे में थोड़ा सा लिख दें कि क्वाड में 4 देश शामिल है, किस क्षेत्र के लिए काम करता है? तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करता है, बस इतना बहुत है। उसके अलावा ऐसे लिख दें कि 2+2 अमेरिका वार्ता, इसमें लिख दें कि क्या चलता है भारत अमेरिका, मतलब यहाँ पे रक्षा मंत्री रहते हैं और विदेश मंत्री रहते हैं, बस ये सारी चीजें लिख दें। इसके अलावा अगर आप लिखना ही चाहते हैं आंसर राइटिंग, तो ये लिख दें कि इसके अलावा कौन कौन से देश के साथ पहले ही कर चुका है, कौन कौन से देश के साथ बात चल रही है इसके बारे में। इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को लेकर के चलेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए जो इंडिया और अमेरिका के बीच, उसका कार्यक्रम के हिसाब से दिया गया है। देख लेते कौन कौन से। सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता, ये कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये कब हुआ था? वर्ष 2016 में हुआ था। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी, ये कब हुआ? 2017 में हुआ। संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, ये कब हुआ? 2018 में हुआ। आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक, ये कब हुई? तो 2019 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या कार्यक्रम चला इनका कार्यकाल के हिसाब से। इसको आप अलग से नोट करके रख लेंगे, ये पीपीटी में प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, तो इसको आप अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके रख लेंगे। इस तरीके से आप कहीं लिख देंगे अलग से बॉक्स बना कर, इसे अपने आंसर राइटिंग में इस तरीके से बॉक्स बना के लिख देंगे, तो उसके आपका आधा नंबर 1 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच चुनौतियां क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दे पे लेकर के विवाद हो सकता है? तो ये पहला है अफगानिस्तान का मुद्दा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप सभी को पता है कि यूएसए जो है अफगानिस्तान में घुसता है, लेकिन उसके बाद बिना किसी बड़े अचीवमेंट के, बिना एस्टेब्लिशमेंट के, बिना वहां लोकतंत्र स्थापित के फिर से वापस आ जाता है। अब वहां पे इसके बाद क्या होता है, तालिबान का शासन आता है। तालिबान किस तरीके से लेकर के चल रहा है आप सभी को पता है। वो लोग प्लेन पे झूले डाल करके झूल रहे हैं, इनका इनके हाथ तो देखो, प्लेन पे झूले डाल करके झूलते हैं लोग। उसके अलावा औरतों के साथ कितनी बदसलूकी की जा रही है आप सभी को पता है। इन लोग को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी भी अन्य धर्म के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। इस तरीके से कई सारे मुद्दे। अब यहाँ पे यूएसए अपना निकलेगा बिना कोई स्टेब्लिशमेंट के, जबकि भारत चाहता है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार अच्छे से लेकर के चले। भारत वहाँ पे कई सारे सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा दवाइयां भेजता है, स्कूल बनवा रहा है, संसद भवन बनवाया वहाँ का। तो इस तरीके से भारत कई सारे मुद्दों पे लेकर के अफगानिस्तान में काम करता है। उसके अलावा कौन सी चुनौती, तो ये है अमेरिका और ईरान के मुद्दा। अब ईरान का क्या है, तो ये है न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में। अब यूएसए ये चाह रहा है कि पहले ये न्यूक्लियर का उत्पादन बंद कर दे ईरान, तब हम इससे बात करेंगे। और ईरान कह रहा है कि पहले बात करो, जैसा होगा फिर उस हिसाब से हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे भारत फंस गया, क्योंकि ईरान जो है वहां से भी हम कई सारे ऊर्जा संसाधन मंगाते हैं, जैसे तेल हो गया, गैस हो गया। इस तरीके से हमारा वहां से भी द्विपक्षीय संबंध अच्छा चलता है। तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं हम। और यूएसए की अलग ही लेवल की बदतमीजी ये चाहता है कि जिससे मेरी ना पटे उससे किसी की ना पटे। यानी ये चाहता है कि अगर मैं बात करूं तभी सब बात करें, मैं ना करूं तो कोई ना करे। तो इस तरीके से हमारे ऊपर कभी कभी अनुचित रूप से दबाव बनाता है। लेकिन अब हम लोग किसी के दबाव में आने वाले तो है नहीं, हम अपना लेकर के चलेंगे। और जब से खास करके एस जयशंकर साहब आए तब से तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलने हमारे विदेश संबंधों को। हर कोई हमारा मुंह जोतता फिर रहा है, हर कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा है। तो इस तरीके से यूएसए और ईरान के बीच हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये हो गया रसिया के बारे में। अब रसिया का क्या, देखिए हम लोग ऐतिहासिक रूप से रसिया के बहुत नजदीक रहे हैं। रूस हमें अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता है, हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, चाहे हथियार सप्लाई करने का हो गया, चाहे अभी आप देख पाएंगे कि वर्तमान में भी तेल हमें सब्सिडी पे प्रोवाइड करा दिया। हालांकि इसकी मजबूरी ये थी कि यूक्रेन से युद्ध कर रहा था, तो उसको चाहिए पैसा, तो चाहिए ही लड़ने के लिए। तो इस वजह से सब्सिडी में प्रोवाइड करा दिया हमें। लेकिन कराया ना अमेरिका, तो वो भी नहीं करता है।
अमेरिका क्या करता है, पहले अपना हथियार यूज कर लेगा, उसके बाद हमें देगा, और फिर वही हथियार उठा करके पाकिस्तान को भी दे देगा, जबकि रूस ऐसा नहीं करता है। तो रूस हमारे लिए एक मित्रता संदेश में बना हुआ है, कब से लेकर के हमें ऐतिहासिक रूप से लेकर के चल रहा है। फिर अमेरिका और रूस की पटती नहीं है, अमेरिका और रूस में नहीं बनती है, तो फिर इनके बीच फिर से हम फंस जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी और कुछ उत्पादों के आयात शुल्क, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर अमेरिकी भारतीय नीति से सहमत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे कुछ मुद्दे हो गए, कौन कौन से, तो कृषि के उत्पाद हो गया। हमें अमेरिका के किसान जो है, इनके किसान जो है बहुत बड़े लेवल के, यहाँ पे कृषि जो है कृषि कार्य नहीं है, बिजनेस है। ये लोग कार से चलते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके खेत हैं, फार्मिंग करते हैं, पूरे तरीके वाणिज्यिक कृषि करते हैं। और हमारे यहाँ के किसान जो बेचारे खाने के लाले पड़े रहते हैं, उनको आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं। फिर यहाँ पे व्यापार सब्सिडी होगा, और फिर ये बाइक आप लोग जानते हैं हार्ले डेविडसन बाइक, इसको लेकर के जो आयात शुल्क लगाता है भारत, उस पे इस तरह इन सारे मुद्दों को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे की राह क्या हो, तो भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों से भी व्यापक विदेश नीति को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसके साथ कौन कौन से तो हो गया, नवीन तकनीक हो गया, साइबर स्पेस हो गया, इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर के चलना चाहिए, रक्षा का क्षेत्र हो गया। लेकिन सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड ना रहते हुए इसको रसिया, यूक्रेन, इजराइल, इस तरीके से कई जगह से इसको करना चाहिए, हमें सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अमेरिकी संबंधों के सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों जैसे तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि के विकास में प्रवासी भारतीयों, वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन, यानी प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में अभी तक है उनकी आबादी कितनी है, लगभग 4 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, यानी लगभग 40 लाख लोग कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग जैसे वीजा नियमों में सुधार आदि के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के अन्य क्षेत्रों जैसे अफ्रीकी देशों आदि में नए अवसरों की तलाश और चुनौतियों के निवारण में USAID, इसके बारे में मैंने बताया था, क्या तो US यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। उसके अलावा क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को लेकर के चल रहे हैं, तो इस तरीके से और जो देश हैं यहाँ पे इन सबको शामिल कर लेना चाहिए।